नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए कंप्लीट कोर्स एक वीडियो में हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले अभी तक 3 सब्जेक्ट के हम करा चुके हैं। पिछला जो विज्ञान विषय का था वो हैंड रिटन नोट्स पर आधारित आपका फास्ट रिवीजन था। पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा और बाकी सभी जो वीडियो हैं आपको फास्ट रिवीजन फोर्थ सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम देखेंगे हमारा शांति शिक्षा और सतत विकास जो आपका सब्जेक्ट है, इसका कंप्लीट कोर्स एक वीडियो में जो आपकी SCERT वाली PDF है, इसके आधार पर देखेंगे। इससे क्या है कि इसी पर ही बेस्ड आपके अधिकतर पेपर भी बन रहे हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं, इसीलिए इसमें आपका कंप्लीट कोर्स भी है, तो दोनों ही तरीके से आपका ये सही होगा। तो ये जो है आपका पहले सिलेबस है शांति शिक्षा और सतत विकास का, जिसमें सबसे पहले विषय वस्तु जो है वो दे रखी है, जिसमें शांति शिक्षा की अवधारणा, वर्तमान आवश्यकता, इसी प्रकार भारतीय जीवन मूल्य, ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, व्यक्तित्व का स्वरूप, विकास और निर्धारण, आदत और स्वभाव, इसी प्रकार सहपाठी। तो ये अधिकतर यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको देखने को वही मिलेंगी जो आपको स्वयं से बनाकर ही लिखनी है। पर यहाँ पर जो चीजें याद रखने वाली है वो हैं कुछ चीजों के जो प्रकार दे रखे हैं, जैसे कि हिंसा के प्रकार दे रखे हैं, मौखिक मनोविज्ञान। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना खींच करके जो जहां पर प्रकार वाली चीजें हैं केवल और केवल उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो यहाँ पर ये भी है, थोड़ी बहुत चीजें हिंसा के मोर्चे, मीडिया विवाद, तो इसको हम लास्ट में जो है वो देखेंगे। शांति शिक्षा आपका सबसे पहला चैप्टर है। इसमें अवधारणा, वर्तमान आवश्यकता, व्यक्तित्व का अर्थ, ये सारी चीजें हैं। तो आपको शांति शिक्षा की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों का समावेश करे जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले और उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। केवल एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो संक्षेप में अगर बात करें तो शांति शिक्षा के समग्र रूप के 2 निहितार्थ हैं कि लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग जो है वो चुनने में सशक्त बनाना, और साथ ही साथ उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय स्वयं उसका सर्जक बनाना, कि ऐसा ना वो शांति का उपभोग कर रहे हैं, जब वो खुद शांति करेंगे तो आसपास का माहौल उस प्रकार से बनेगा। तो सृजनकर्ता के रूप में बनाना, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं शांति कौशल के संबंध में। तो आप क्या कहेंगे? विद्यार्थियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उनमें ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित किया जाए जो उन्हें प्रभावी शांति निर्माता बना सके। इसका परिचय हम चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और व्यक्तिक कौशल के तहत दे सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा जब बात की जाएगी शांति कौशल की। कौन कौन से? चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और वैयक्तिक कौशल। तीनों के बारे में यहाँ लिखा है कि जो चिंतन कौशल है इसमें आपके भी अलग अलग प्रकार लिखे हैं, जैसे कि आलोचनात्मक चिंतन आता है आपका, सूचना प्रबंध आता है इसमें, और रचनात्मक चिंतन आता है। यहाँ पर 3 टाइप लिखे थे ना, चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और वैयक्तिक। तो चिंतन कौशल में सभी आपके आते हैं प्रतिबिंबन, द्वंद्वात्मक चिंतन। फिर संप्रेषण कौशल यहाँ पर मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग ये है, और इसी प्रकार मेन हेडिंग यहाँ पर चिंतन कौशल है। केवल आप नाम याद रखिएगा कि प्रकार में आए तो आप लिख सकें। इसी प्रकार संप्रेषण कौशल में प्रस्तुतिकरण है आपका, सक्रिय श्रवणता है, समझौतावाद है, मूक संप्रेषण, ये सभी आते हैं। और फिर आता है आपका वैयक्तिक कौशल, जिसमें आपका सहयोग, अनुकूलनशीलता है, आत्मानुशासन है, ये सभी जो है वो आते हैं। और साथ ही साथ उत्तरदायित्व और सम्मान भी जो है वो आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है शांति अभिवृत्ति से संबंधित। तो आप क्या कहेंगे? अभिवृत्ति जो है अनुभवों द्वारा विकसित जो है वो होती है, और अभिवृत्ति के विकास में प्रत्यक्षीकरण और संवेगात्मक जो कारक हैं इनकी विशेष भूमिका जो है वो होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट भी हैं जब आप बात करते हैं अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के संबंध में, कि शिक्षा के माध्यम से विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में निम्नलिखित जो अभिवृत्ति उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे सहनशीलता है, पर्यावरणीय जागरूकता है, निष्पक्ष निर्णय लेना है, आत्मसम्मान है, बदलाव की और रुझान है, ये सारी चीजें। व्यक्तित्व और सामाजिक विकास आप लिख सकते हैं, परंतु इसके अंतर्गत जो 3 पॉइंट हैं वो ध्यान आप रख सकते हैं कि 3 प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है। पहला, बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना। दूसरा है अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना।
और तीसरा है सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। तो ये 3 आपके जो है इसके अंतर्गत प्रक्रियाएं आती हैं जब बात की जाती है व्यक्तित्व के सामाजिक विकास के अंतर्गत। फिर बात करते हैं व्यक्तित्व का अर्थ और स्वरूप। तो ये ध्यान रखिए कि व्यक्तित्व शब्द जो है उसके अंग्रेजी पर्याय पर्सनालिटी का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य गुणों या बाह्य आचरण को इंगित करता है। वस्तुतः पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से जो है वो बना है, जिसका अर्थ नकाब या मुखौटा होता है। पर्सोना शब्द का अभिप्राय उस पहनावे या वेशभूषा से जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते हैं। तो पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? व्यक्ति के बाह्य दिखावे मात्र को इंगित करना। तो व्यक्तित्व तो आपसे कहीं ना कहीं एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो बस इस अर्थ को समझ लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लैटिन भाषा का ये आपका शब्द है। फिर यहाँ पर आल्पोर्ट की डेफिनेशन लिखी है व्यक्तित्व की, बहुत ही ज़्यादा वे फेमस व्यक्ति हैं। जब बात की जाती है व्यक्तित्व की तो इन्हीं की डेफिनेशन याद करिएगा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। ये आल्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं की याद करिएगा। आल्पोर्ट द्वारा प्रस्तुत ये जो परिभाषा है वो व्यक्तित्व जो है उसकी 3 बातों पर विशेष बल देता है। पहला है व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक और गत्यात्मक है। मनोशारीरिक दोनों प्रकार के गुण उसमें शामिल हैं व्यक्तित्व में, और व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन में भी या समायोजन जो है उससे भी अभिलक्षित होती है। तो बस ये ध्यान रखिए, बाकी और कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं व्यक्तित्व के विकास और निर्धारण में। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो है व्यक्तित्व पैटर्न के 2 मुख्य तत्व होते हैं। एक आपका आत्म संप्रत्यय जिसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं, और दूसरा होता है शील गुण ट्रेट यानी कि व्यक्तित्व। ये जो है दोनों तत्व आपके जो विकासात्मक परिवर्तन है उससे जो है वो संबंधित होते हैं। और नीचे भी कुछ पॉइंट लिखे हैं वो भी ध्यान रखिए कि व्यक्तित्व को संक्षेप में आप कह सकते हैं कि इसके निर्धारण में 2 प्रमुख तत्वों का योगदान होता है, एक जैविक कारक और एक वातावरणीय कारक। तो आपका पर्सनालिटी होती है, आपकी व्यक्तित्व होती है, इन्हीं दोनों पर मुख्यतः डिपेंड भी होती है। तो दोनों प्रकार के जो कारक हैं उनकी परस्पर अंतर क्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये आप इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं। फिर आपका क्या है? आदत। आदत क्या होता है? तो व्यक्ति तो अपने चिंतन के आधार पर कर्म करता है। व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। अर्थात लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य जो है वो आदत के रूप में स्थापित हो जाता है। बाकी आप सब चीजें लिख सकते हैं, आदत अच्छी बुरी हर टाइप की होती है वो सारी चीजें। फिर बात करते हैं स्वभाव। तो कोई आदत जब जीवन का या मानव व्यक्तित्व का अंग बन जाता है तो हमारे स्वभाव के रूप में वो परिगणित हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की बोली कर्कश और व्यवहार रूखा होता है तो कुछ की बोली मधुर और व्यवहार विनम्रता पूर्वक होती है। फिर स्वजागरूकता क्या होता है? आप कह सकते हैं जो व्यक्तित्व है उसकी प्रधान विशेषता के रूप में जाना जाता है स्वजागरूकता या आत्म चेतन, जो अंदर से मोटिवेशन के तौर पर भी आप इसे जोड़ सकते हैं। फिर है वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व विकास में? तो कहेंगे बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही, तो दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। और वंशानुक्रम जहाँ जन्मजात और प्रकृति जन्य होता है, वातावरण आपका अर्जित और पोषण आधारित होता है। तो दोनों का ही जो है वो प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार परिवार की बात करें तो उसके सदस्यों के जो व्यक्तित्व हैं उनकी परस्पर अंतर क्रिया उसका भी बालक के व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पड़ना स्टार्ट होता है। आसपास का वातावरण तो प्रभाव डालता है, पास पड़ोस का भी, आर्थिक स्थिति भी। हेडिंग हेडिंग याद रखिएगा कि किस किस का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, जनसंचार माध्यम का प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व के 5 बड़े शील गुण भी होते हैं उसके संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको याद क्या होना चाहिए? शील गुण होते कौन से हैं? जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार, सत्य बोलना, ये आदि क्या हैं? आपके शील गुण हैं। तो व्यक्तित्व के ये 5 बड़े शील गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट में यहाँ पर यह भी लिखा है कि कुछ प्रमुख शोधकर्ता हैं जैसे मैक्रे, होगान, नॉलार और कोमरे। इन शोधकर्ताओं के बीच इस बात की सहमति है कि व्यक्तित्व के निम्नलिखित 5 प्रमुख गुण होते हैं और सभी द्विध्रुवी हैं। 5 गुण कौन से हैं? अनुभूतियों का खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता,
सहमति जन्यता और स्नायु विकृति। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे प्रीवियस ईयर में बहुविकल्पी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि व्यक्तित्व के इनमें कौन से गुण नहीं होते हैं। तो ये पांचों पॉइंट आपको रटने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है अनुभूतियों का खुलापन, आप चाहें तो इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है आपका चैतन्यता, तीसरा होता है आपका बहिर्मुखता, चौथा आपका होता है सहमति जन्यता और पांचवा होता है आपका स्नायु विकृति। तो ये पांच हैं व्यक्तित्व के गुण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका देखते हैं जो है आपका सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ और आपसी संबंधों का विकास। इसमें आपको क्या देखना है? बच्चों के विकास में उनके जो साथी हैं उनकी क्या भूमिका होती है, आप लिख सकते हैं। सामाजिक बोध, साथी के संबंधों की विशेषता, आक्रामकता, तकनीकी और साथी संबंध, साथी संबंध में विविधता और सामाजिक बोध, स्वास्थ्य साथ संबंधों का बढ़ावा देना। तो मैंने कहा क्या आपसे, इसमें अधिकतर वही पूरा आपका सब्जेक्ट है कि चीज़ें आपको स्वयं से ही लिखनी है। और जो साइड में ये पॉइंट लिखे हैं, ये लिखे हैं कि अभिभावक अपने दायित्व का जो निर्वहन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाएं, बड़ों के प्रति आदर और सम्मान की भावना विकसित करें बच्चों में, छात्रों में। इस टाइप से पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं वो लिखे हैं जब माता पिता जो अपने दायित्व होते हैं उनके, वो अगर सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं तो बच्चों में कौन कौन सी विशेषताएं आप देखते हैं। बड़ों का आदर सम्मान बच्चे करते हैं, परिवार के सदस्यों से अपने मित्रों को मिलवाते हैं, घर से बाहर अकेले देर रात तक नहीं घूमते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपका प्रश्न आ सकता है कि आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाने के लिए अपनाए जाने योग्य कौन कौन से जीवन कौशल होते हैं। तो आपसी संबंध को अच्छा या स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आप स्वयं के प्रति जागरूक हों, स्वयं को विषम परिस्थिति में रखकर सोचें, रचनात्मक सोच हो, समालोचनात्मक सोच हो, तनाव से लड़ना सीखें, सही निर्णय लेना सीखें, परस्पर साथ ही स्वस्थ व्यवहार रहे, भावनाओं पर नियंत्रण रहे, प्रभावी संप्रेषण हो, समस्या समाधान करने की कुशलता हो, ये सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता और जो परिवार के सदस्य हैं उनका क्या योगदान होता है। तो नैतिक, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसमें लिखा है नैतिक मानवीय मूल्य में आपका श्रद्धा भाव, विनम्रता, त्याग, आत्मसम्मान, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, श्रमनिष्ठा, सत्य सदविचार, अनुशासन, समयबद्धता, सहानुभूति, परोपकार, माता पिता और गुरु की भक्ति, दया, अहिंसा, ईमानदारी, दान, साहस, दृढ़ता, श्रद्धा भाव। तो ये सब क्या है? ये सब है बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता और परिवार के सदस्यों का योगदान। तो इनको आप पॉइंट याद रख सकते हैं ताकि इस टाइप से कोई प्रश्न आए तो आप उसे लिख सकें। इसी प्रकार शांति निर्माता के रूप में कुशल शिक्षक का क्या महत्व होता है आप समझ सकते हैं। स्वयं को रख करके वहाँ पर कि शिक्षक का दायित्व होता है जो व्यक्ति है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना, क्षमताओं का वो संपूर्ण यूज़ कर सके, उसे आप प्रोत्साहित करें। इस टाइप से चीज़ें सभी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ सकारात्मक तरीके दे रखे हैं, इनको ध्यान रखिए कि प्रशिक्षु निम्नलिखित सकारात्मक जो तरीके हैं उनको बता सकते हैं। जैसे गहरी सांस लेना, मनपसंद गीत सुनना, उस स्थान को छोड़ देना जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहानी सुनना, अपनी पसंदीदा कार्य करना, रचनात्मक कार्यों में स्वयं को लगाना, पेंटिंग वगैरह, किसी अन्य की सहायता करना, कॉमेडी फिल्म, कार्टून फिल्म, ये सभी क्या है? सकारात्मक कार्य हैं। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है महात्मा गांधी जी के अनुसार कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी। महात्मा गांधी जी का ये कथन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, हो सकता हो आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सके। इसी के साथ साथ मारिया मोंटेसरी का भी कहना है कि सारी शिक्षा शांति के लिए ही है। ये छोटी सी डेफिनेशन भी है। जैसे शांति शिक्षा से संबंधित कोई आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख दीजिए कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार ऐसा है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर यहाँ पर पाठ्यक्रम संबंधी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि शिक्षा के लिए जो शांति के लिए जो शिक्षा है उसको एक अलग विषय के रूप में नहीं दिया गया है ताकि पाठ्यचर्या के बोझ का तर्क ना दिया जाए, वरन इसे सभी जो विषय उनको पढ़ाने में निहित एक परिप्रेक्ष्य के तौर पर जो है वो देखा जाता है, यानी कि उसी में शामिल किया गया है, अलग से सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसके आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा, शांति के लिए जो शिक्षा है वो नागरिकता संबंधी शिक्षा पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। कक्षा 11 और 12वीं के स्तर पर शांति के लिए शिक्षा
निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके हो सकती है कि हिंसा के कारणों, उसके तरीकों और अभिव्यक्ति की समझ विकसित हो, मुद्दों की वस्तुनिष्ठ समझ हासिल करने का कौशल हो, शांति पर एक वैश्विक दृष्टिकोण का विकास हो। इसी प्रकार शांति के लिए शिक्षा पूरी शिक्षा को मानवीय बना सकती है। न्याय शांति का अंतरंग हिस्सा है ये सारी चीजें। फिर आपका अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करने की रणनीतियां कुछ लिखी हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय के सह पाठ्यक्रम के जरिए व्यवस्था करने के संबंध में बात कही गई है। और नीचे यहाँ पर शांति विषय को साकार करने वाली रणनीतियों में कई गतिविधियां और परियोजनाएं भी विद्यालय में आयोजित की जा सकती हैं। जो शांति आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी के संबंध में कई वाद विवाद हैं, संगोष्ठी हैं, सर्वदृश्य, ये सभी आयोजन जो है वो कराए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मानवाधिकार दिवस, बाल दिवस, इसी प्रकार और भी बहुत से कार्यक्रम, टेलीविजन, रेडियो, खेलों के माध्यम से जागरूकता फैलाने, ये सभी शांति प्रचारों के रूप में यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आपका जो है वो मुगल सम्राट अकबर जो है उसकी धार्मिक सहिष्णुता को लेकर भी बात की गई है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति को छात्रों को समझाने के लिए आप यूज कर सकते हैं शिक्षक, उसके संबंध में यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा शिक्षा आयोग जो है उसकी 1964-66 की अपनी रिपोर्ट में एक डेफिनेशन दी गई थी कि शिक्षक को हर समय पाठ में निहित नैतिकता का उपदेश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसने विषय की परिधि में आने वाले जो मूल्य हैं उस पर और अपने अध्यापकीय दायित्व पर थोड़ा समझ या थोड़ा सोचा समझा है तो वह स्वयं सोच कर ही उसके अध्यापन का अंग बन जाएगी, छात्रों के मन पर भी समुचित प्रभाव डालेगी। यहाँ से आपका नया चैप्टर है हिंसा क्या है, क्या यह क्या करती है और हिंसा के प्रकार। तो आपको केवल हिंसा के प्रकार यहाँ याद रखने हैं, क्योंकि हिंसा क्या है आप सभी जानते हैं कि जिस कार्य से दूसरों का अहित हो वो हिंसा है। ये भी लिखा है कि किसी जीव को सताना हिंसा है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। झूठ बोलना हिंसा है, धोखा देना हिंसा है, किसी की चुगली करना हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है, किसी की निंदा करना हिंसा है, किसी का पक्षपात करना हिंसा है, किसी को गाली देना हिंसा है, किसी पर कलंक लगाना, बड़ों का सम्मान ना करना, सच्ची बात को छिपाना, ये सभी हिंसा है। तो ये आपको लिखने में हिंसा से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आपको लिखने में जो है वो हेल्प करेंगे। कुछ डेफिनेशन भी हिंसा की दे रखी है, जैसे महात्मा गांधी जी की दे रखी है कि किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना हिंसा है। महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की एक और है और एक जोहान गाल्टुंग है, पर इन्हीं की सरल है तो आप यही याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हिंसा के प्रकार की। तो मौखिक हिंसा, वो जो थे वो पॉइंट लिखे थे कि इस प्रकार से जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, पर जब आपसे प्रकार पूछे जाएंगे हिंसा के तो मौखिक हिंसा, वर्बल वायलेंस, मनोवैज्ञानिक हिंसा, साइकोलॉजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, फिजिकल वायलेंस, ढांचागत हिंसा, स्ट्रक्चरल वायलेंस, और लोकप्रिय संस्कृति जो है उसमें अश्लीलता, इनकी वल्गैरिटी इन पॉपुलर कल्चर। इस प्रकार से 5 ये प्रकार होते हैं। आपको नाम अवश्य रटे होने चाहिए कि प्रश्न यहाँ से पूछा जाए तो आप कर ले जाएं, क्योंकि आप इसे बना कर नहीं लिख सकते, इसे आपको याद ही करना होगा। तो ये 5 प्रकार होते हैं। फिर बात करते हैं मीडिया और हिंसा की। तो देखिए मीडिया और हिंसा की जब बात होती है तो आप क्या कहेंगे कि मीडिया को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक आपका लोक संचार माध्यम, एक आपका जन संचार माध्यम, और तीसरा होता है आपका मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया के नाम से भी जानते हैं। याद रखने वाला बस यही पॉइंट है, बाकी तो आप जानते हैं क्या होता है मीडिया। तो लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम और मुद्रित माध्यम, ये आपके मीडिया जो है उसकी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फिर यहाँ पर महात्मा गांधी जी के अनुसार कुछ बातें लिखी गई हैं, वही सत्य अहिंसा सारी चीजें, पर मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और बहुत से जो ग्रंथ थे उनका भी इन पर प्रभाव पड़ा। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने कानून के अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए थे। 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे थे और 1947 में देश को स्वतंत्र कराया। 1948 में एक हत्यारे की गोली से उनका प्राणांत जो है वो हो गया था, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। अगला देखते हैं तत्व मीमांसा क्या होता है। पहले तो ये जानिए कि यहाँ पर लिखा है आधुनिक भारतीय जो दर्शन है उसमें गांधी का विशिष्ट योगदान नीति मीमांसा तथा समाज दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने में निहित है। उनके दर्शन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, समाज दर्शन। तीनों पॉइंट रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। इनका जो दर्शन था उसको 3 भागों में बांटा गया था, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा और समाज दर्शन।
तत्व मीमांसा क्या होता है? गांधी दर्शन का केंद्र सिद्धांत है और ईश्वर का प्रत्यक्ष, उनकी ईश्वर की जो अवधारणा है वो सत्य की अवधारणा से अलग नहीं की हो सकती। ये आपका तत्व मीमांसा में एक ही एक लाइन याद रखिए, आपका काफी होगा। इसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा है, ईश्वर जगत का सर्वोच्च लोकतांत्रिक है क्योंकि वह हमें शुभ और अशुभ के बीच चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है। ये यंग इंडिया जो इनकी पत्रिका थी 11 अक्टूबर 1928, उसमें जो है ये लिखा गया था। फिर बात करते हैं नीति मीमांसा की। तो गांधी जी के अनुसार नैतिकता मानव जीवन की आधारशिला है। व्यक्तित्व और समाज का अस्तित्व तथा प्रगति जो है वो इसी पर निर्भर है। तो नीति मीमांसा में ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ सिद्धांत भी यहाँ पर दिए गए हैं, पर सिद्धांत वगैरह आप इतना ना रटिए। और तीसरा है आपका समाज दर्शन से संबंधित, जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि गांधी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को जो है वो मानते थे और बाद में वो विकसित जाति प्रथा के कट्टर विरोधी हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के अनुसार प्रेम, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे जो नैतिक गुण हैं, इनको स्वीकार करके ही समाज में समानता जो है वो लाई जा सकती है। मानव का आदर्श सादा जीवन उच्च विचार है, ना कि उच्च जीवन और सादा विचार। फिर बात करते हैं भारत में जो शांति है उसके लिए कुछ दार्शनिक चिंतन के संबंध में। कुछ नाम है वो ध्यान रखिएगा, जैसे कि भारतीय दार्शनिकों में महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद आदि नाम प्रसिद्ध हैं। और विश्व के दार्शनिक जो है उसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हरलॉक, रूसो, हर्बार्ट, स्पेंसर, डीवी, ये सभी जो है वो विश्व के दार्शनिक में आ जाएंगे। तो जैसे कोई प्रश्न आपका आएगा तो इनमें इनका योगदान था, वहां पर आपको लिखने में हेल्प लोग मिलेगी। देखिए मैं बहुत चीजें यहाँ पर लिखी हैं, उसमें से बहुत ज्यादा छाट के बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो थोड़ा भी बोरिंग ना लगे और कम से कम शब्दों में सारी चीजें भी आपकी हो जाएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ रहा हूँ, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। यहाँ पर देखिए तो कुछ डेफिनेशन फिर लिखी हुई हैं कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रॉस की डेफिनेशन है, दर्शन का संबंध जो है वो शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है, जॉन डीवी की है। बाकी ये तीसरी ना याद रखिए, ये कठिन है, ऐसा कोई नहीं। रॉस और जॉन डीवी में से कोई एक याद रख कर सकते हैं यदि आपको लिखनी है। किससे संबंधित? दर्शन से संबंधित, क्योंकि दर्शन के यहाँ पर आपकी हेडिंग है तो दर्शन से ही संबंधित ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के कुछ पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखते थे, अहिंसा में विश्वास, सत्याग्रह, कर्म में विश्वास। गांधी जी गीता के जो उपदेश थे उसमें विश्वास करते थे। इसी प्रकार पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। साधन और साध्य की श्रेष्ठतम और पवित्रता में विश्वास, धर्म और अध्यात्म में विश्वास, जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना। तो ये सभी आप इनके संबंध में महात्मा गांधी जी के पॉइंट याद रख सकते हैं। और रोजगार के संबंध में इन्होंने काफी जोर दिया था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा के संबंध में। तो इन्होंने 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए थी, ये कहा था। फिर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा पर तो सबसे ज्यादा जोर दिया था, तो ये तो दिमाग में एकदम रखिएगा। फिर बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए, शरीर, हृदय, मन, आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। शिक्षा किसी क्राफ्ट से प्रारंभ होनी चाहिए जिससे बच्चे अपनी आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं, यानी कि रोजगार परक जो मैंने बोला है, उसी की ही पूर्ति स्वयं जो है वो कर सकें। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, चरित्र का निर्माण करना, यही सारी चीजें जो आप लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो कताई बुनाई, जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो रोजगार से संबंधित हैं, गन्ने का कार्य, लकड़ी और रस्सी का कार्य, ये सभी को इसमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। फिर भाषा संबंधी तो शिक्षण का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए, पुस्तकी ना होकर क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए। ये सब महात्मा गांधी जी के अनुसार चल रहा है आपका। क्राफ्ट केंद्रित शिक्षण विधि में क्रिया और अनुभव पर जोर दिया गया है, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके। फिर महात्मा गांधी जी जो है बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है कि विषय की पूरी पकड़ हो, नवीन और रुचिकर शिक्षण विधियां यूज हो, चरित्रवान हो। तो वही बेसिक चीजें जो है आपकी हैं। ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं हेडिंग लिखी है, ये फॉन्ट आपके नहीं सपोर्ट करते हैं कुछ कुछ, इसलिए आपको ये हेडिंग जो है वो विजिबल नहीं है। बात करते हैं हमारा स्वामी विवेकानंद जो है उनके बारे में। तो जन्म इनका कलकत्ता में 1863 में जो है वो हुआ था। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण काम किए। इनके द्वारा 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसकी स्थापना की थी। इसके 3 मुख्य कार्य थे: गरीबों की यथासंभव सहायता करना,
स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं और वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार प्रसार करना और जन कल्याण के लिए शिक्षा। फिर इनकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है स्वामी विवेकानंद जी की, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता को प्राप्त करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार बहुविकल्पी में पूछी जाती है, तो इसको एकदम रट के जो है वो रखिएगा। फिर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो आप कहेंगे मनुष्यत्व, जैसे अभी तक हम देख रहे थे सारी चीजें महात्मा गांधी जी में चरित्र पर आधारित, अहिंसा पर आधारित और रोजगार पर आधारित उस टाइप से थी। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आंतरिक पूर्णता का बाह्य प्रकाश, समाज सेवा की धारणा का विकास, शारीरिक विकास, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, पुस्तकी ज्ञान का सीमित महत्व, त्याग की भावना, बच्चों में आत्मविश्वास की भावना। तो कुछ पॉइंट को लेकर दिमाग में रखिए जो आप स्वामी विवेकानंद जी से कुछ भी पॉइंट, कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इसमें ही बनाकर लिख सकें। पाठ्यक्रम की बात करें तो लौकिक पाठ्यक्रम, और इसके साथ साथ यहाँ पर हेडिंग आपकी विजिबल नहीं है, पर मेन आप ये ध्यान रखिए इसमें व्यवसायिक ज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं। फिर आपकी बात करते हैं, शांति की परिभाषा हमने देख ली थी, पर एक यहाँ पर मेन पॉइंट ये लिखा हुआ है कि शांति का मतलब शोषण का अभाव, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जुलाई 1985 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र का विश्व अधिवेशन हुआ था। इसमें महिला विकास और शांति के विषय पर गहनता से विचार विमर्श हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1986 को अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1986 को जो है वो घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष। फिर बात करते हैं, जैसे कि शांति के लिए आपसे पूछ लिया जाए क्या कार्य क्षेत्र है, तो वही बेसिक चीजें हैं कि जैसे शांति और सेवा का पाठ सिखाया जाए, मानवीय संबंध जो है उनसे पूर्ण होना चाहिए, विद्यालय और समाज का वातावरण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित हो, यही सारी चीजें जो आप प्रत्येक जगह ऊपर से देखते चले आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन से जो ये प्रश्न है सबसे ज्यादा पूछा जाता है अष्टांग योग से, तो मैं डायरेक्ट अष्टांग योग पर ही चलता हूँ। तनाव के मुख्य कारण ये सब होते हैं: असफलता, सुरक्षा, क्षमता से अधिक कार्य करना, दुर्घटना, अकेलापन, भविष्य की चिंता। तो प्रश्न आएगा, ये सब आप हेडिंग बना बनाकर इस प्रकार से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। सहनशीलता, अभाव हो, परिस्थितियों का तालमेल ना बैठा पाए, ये सारी चीजें हैं। तनाव के प्रकार पूछे जाएं तो आप कहेंगे दो टाइप के होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक मतलब जिसमें व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति और कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, उसे हम सम्मान एवं आत्मसंतोष जो है वो मिलता है, सम्मान और आत्मसंतोष, उसे हम सकारात्मक तनाव कहते हैं। और नकारात्मक में व्यक्ति की रचनात्मकता और कार्य निष्पादन क्षमता का ह्रास होता है और व्यक्ति में असंतोष और निराशा के भाव होते हैं। तो ये दो टाइप नाम ध्यान रखिएगा तनाव के जब पूछे जाए, सकारात्मक और नकारात्मक। स्वास्थ्य पर प्रभाव वगैरह सब लिख सकते हैं। तनाव प्रबंधन आप लिख सकते हैं कि शांत रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, प्रसन्न प्रसन्न रहें, व्यायाम करें, योग करें, ये सारी चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पूरे इस सब्जेक्ट का अष्टांग योग, जहां से हर साल एक ना एक प्रश्न अवश्य आपसे पूछा जाता है। और योग के बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि योग हमारी भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम देन है। योग के निरंतर अभ्यास से स्वस्थ रहता है शरीर, और योग केवल योगासन और प्राणायाम या कलाबाजी नहीं है, जीवन जीने की कला है। इस टाइप से लिख लीजिएगा। नीचे पॉइंट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों के करने में जो कुशलता है वही जो है योग है। ये लाइन अच्छी सी आप याद रख सकते हैं। अगर आए इस पर प्रश्न तो लिख सकते हैं। फिर योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र के साधन पाद में अष्टांग योग का प्रतिपादन किया है। तो प्रश्न पूछा जाए अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया है, तो आप कहेंगे महर्षि पतंजलि ने किया है, जो कि समाधि के सिद्धि के लिए क्रमशः जाने जाने वाले हैं। अष्टांग योग में 8 जो अंग हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूरा जितना मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ एकदम दिमाग में आप रट लीजिए कि 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और इसके अलावा प्राव्यवहार। ये यहाँ पर गलत छपा हुआ है, प्राव्यवहार कुछ होता ही नहीं है, ये प्रत्याहार आपका लिखा हुआ है, प्रत्याहार। तो आपका यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर उसके बाद आप कहेंगे
प्रत्याहार जो है आपका होता है। और उसके बाद बात करें तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये लास्ट के 6, 7, 8 हो जाएंगे। तो इसमें स्टार्टिंग के जो 5 होते हैं उन्हें हम बहिरंग कहते हैं, और लास्ट के जो 3 है धारणा, ध्यान, समाधि, इन्हें हम अंतरंग के नाम से जानते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक एक को डिफाइन किया गया है। यम का अर्थ है चित्त, ये है इसके अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो आते हैं, इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा कि जो यम है ये अष्टांग योग का प्रथम भाग है, जो कि योग की आधारशिला है। यम का अर्थ होता है चित्त को धर्म में स्थिर रखने का साधन, अर्थात यम के द्वारा ही धर्म में चित्त लगाया जा सकता है। और नीचे लिखा हुआ है इसमें कि महर्षि पतंजलि के अनुसार मनुष्य किसी जाति, देश, अवस्था, पद्धति का क्यों ना हो, यदि इसे जो है मनुष्य समाज में रहना है तो उसके लिए 5 यम का सदा आचरण करना होगा। तो प्रश्न यही पूछा जाएगा 5 यम कौन से हैं, तो आप कहेंगे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। अपरिग्रह मतलब होता है संग्रह या अर्थ संचय न करना, अर्थात धन संपत्ति अथवा जो भोग वस्तु है उनको अपनी आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य होता है यम के चौथे अंग, जिसमें जननेंद्रियों पर नियंत्रण। ब्रह्मचर्य ही जो है वो उत्कृष्ट तप है जो मोक्ष तक पहुंचने का साधन है। अस्तेय क्या है? अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, अर्थात मन, वचन और कर्म से पराई वस्तु की इच्छा ना करना अस्तेय है। सत्य क्या होता है? यम के दूसरे अंग है सत्य, और यथार्थ या वास्तविक, अर्थात मन, वचन, कर्म में एकता ही जो है वो सत्य है। और अहिंसा क्या है? तो यम के सबसे मुख्य अहिंसा का अर्थ है किसी को दुख ना देना, बैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, ये आप कहेंगे अहिंसा है। ये 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा जो यम में आते हैं। फिर नियम हो जाएगा इसी प्रकार। फिर नियम में कौन कौन से टाइप आते हैं ये भी ध्यान दीजिए कि योगाचार्यों के अनुसार नियम का पहला अंग है शौच, फिर है संतोष, फिर है तप, फिर है स्वाध्याय, फिर है ईश्वर प्राणिदान। फिर तीसरा था आपका आसन। आसन प्रारंभ करने से पूर्व यम नियम का पालन करना जरूरी होता है। फिर प्राणायाम, यहाँ पर जो लिखा है प्रति प्लस, अच्छा इन्होंने यहाँ पर भी प्रति प्लस आहार करके ही ब्रेक किया है, तो हो सकता हो दोनों ही उसके नाम हो, पर प्रत्याहार बहुत जगह लिखा देखने को मिलता था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो लिखा है इसको भी देख लीजिए। प्राव्याहार जो है प्रति प्लस आहार, यानी कि प्रति का अर्थ विपरीत और आहार का अर्थ होता है भोजन, अर्थात प्रत्याहार, ये देखिए लिखा तो हुआ है प्रत्याहार, अर्थात प्रत्याहार जिसका अर्थ है इच्छा रूपी भोजन पर नियंत्रण करना, ये आपका होता है प्रत्याहार। फिर होता है धारणा, फिर होता है ध्यान, फिर होता है समाधि। नीचे प्रश्न दे रखे हैं, पूछे बहुत जाते हैं इस चैप्टर से, ध्यान रखिएगा। अगला है मानवाधिकार और लोकतंत्र। तो आप जानते हैं मानवाधिकार क्या होते हैं, मानव के अधिकार, मूलभूत अधिकार, ये सारी चीजें। संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 में मानवाधिकार जो है उसके विविध आयाम जो है उसको प्रकट करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद कई अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय जो प्रतिज्ञा पत्र हैं, संधि है, उन्होंने भी इसे अंगीकृत किया। वर्ष 1914 से 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा है कि ये सारी चीजें हुई थी। अणु बम भी फेंका गया था जिससे काफी नुकसान हुआ, और मानवाधिकार की धारणा कहीं ना कहीं अवतरित हुई कि इस चीज की जरूरत है। फिर उसी को क्रम में लेते हुए आगे चीजें आई। ये भी ध्यान रखिए सन जो लिखा है दिसंबर 1946 में ही, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, आरंभ कर दिया गया था। क्या आरंभ कर दिया गया था? भारतीय संविधान सभा ने स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श हैं उसको संबंधित यहाँ पर बताया गया। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को यह कार्य संपन्न हो गया था। संविधान की जो उद्देशिका है उसके भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार, और भाग 4 में जो निहित है, ये विहित नहीं निहित होता है, निहित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को इस संविधान का सार तत्व भी कहा गया है। अब यहाँ पर लाइन से आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, देखिए अनुच्छेद 14 दे रखा है, फिर 15 है, फिर 21 है, 23 है, फिर 21 है। तो इसमें से आपसे पूछा कोई भी जा सकता है कि आप अनुच्छेद 21 में क्या होता है, तो दैनिक स्वतंत्रता वगैरह। इसी प्रकार 15 में धर्म, मूल, वंश। अनुच्छेद 14 में तो अनुच्छेद तो वैसे भी आपको सारे पता होना चाहिए जितने यहाँ लिखे हैं, उसके अलावा भी इनमें से कोई पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद आपकी बहुत सी लिस्ट दे रखी थी, जो महत्वपूर्ण है वो आप अलग से पढ़ लीजिएगा। जैसे नीचे प्रश्न दे रखे हैं 14, 15, 42, अनुच्छेद 51 का बहुत पूछा जाता है, तो इनको आप अलग से पढ़ लीजिएगा ताकि आए तो आप खाली ना छोड़ के आए। अगला देखते हैं हमारा चैप्टर
भारत में धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता। अब ये सारी चीज़ें तो आप लिख ही सकते हैं, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक अनेकता में एकता, इसी प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक एकता, अनेकता में एकता। ये पॉइंट आपका धार्मिक सहिष्णुता थोड़ा सा अलग है। ये क्या होता है कि अलग अलग बाहर से आप देखेंगे अलग अलग संस्कृतियाँ आई, उनका आगमन हुआ, सब ने वहाँ पर बढ़ी। इसी को ही लेकर लिखा है कि भारतीय संस्कृति की उदार और सहिष्णु जो प्रकृति है उसके कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय यानी कि सब मिली हुई हैं। तो वही चीज़ लेकर यहाँ पर जो है समझाया गया है। बाकी लिखना आपको अपने पॉइंट से ही है। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, राष्ट्रीय एकता को बाधा करने वाले तत्व। जैसे कि भारत में जो प्रचलित आपका अत्यधिक वार्षिक विषमता है वो राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाधक रही है। जातिवाद एक बाधकता है, सांप्रदायिकतावाद एक बाधकता है, क्षेत्रीयतावाद है। ये सब पॉइंट केवल इतना ध्यान रखिए, बाकी आगे का तो आप लिख ही सकते हैं। हिंसात्मक गतिविधि है, राजनीतिक अवसरवाद है, भ्रष्टाचार है, ये सब कहीं ना कहीं बाधक तत्व हैं आपके। फिर लिखा है दूर करने के उपाय। तो कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, जागरूकता फैलाकर, लोकमत का निर्माण करके, सांस्कृतिक आदान प्रदान करके, हिंसावादी, अलगाववादी, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वैश्वीकरण एवं शांति। इसमें वैश्वीकरण और शांति के बारे में लिखा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैश्वीकरण और शांति। तो यही है, शांति प्रगति के लिए आवश्यक है, वैश्विक स्तर पर जरूरी है, तो उसको आप समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका जो अस्तित्व है, उसकी स्थापना है वो कब हुई थी, ये सन ध्यान रखिए, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है हुई थी। मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और नीचे लिखा है कि वर्तमान में प्रायः विश्व के सभी देश सुरक्षा परिषद के विस्तार को वैश्विक शांति और जो संतुलन है उसके लिए आवश्यक मान रहे हैं। 193 देशों में से 120 देश चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में विस्तार ही बावजूद इसके एक स्पष्ट जनमत नहीं बन पा रहा है। जहां G4 देश आपसी समर्थन देने की बात करते हैं, वहीं काफी क्लब के देश ऐसे हैं जो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। तो वही बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, मेन आप ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो सन लिखा हुआ था। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस पूरी पीडीएफ का, और इसी के साथ हमारा पूरा कोर्स भी समाप्त हो जाएगा। तो सतत विकास आपका चैप्टर है, अर्थ और आवश्यकता, पर्यावरण और सतत विकास। लिखा है कि सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी के दो शब्दों सस्टेन और डेवलपमेंट से मिलकर बना है। सस्टेन का अर्थ होता है संभालना, सपोर्ट या पोषित करना, और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास या जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो आप क्या कहेंगे, सतत विकास की संकल्पना विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ब्रंटलैंड आयोग 1987 द्वारा विकसित किया गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसकी संकल्पना कहाँ से आई है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे लिखा है कि मुख्यतः 3 तथ्यों पर आधारित है। दीर्घ उद्देश्य, दीर्घ अवधि के लिए होने चाहिए, विकास जो है पर्यावरण और विकास एक दूसरे से संबद्ध है, सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए, विकास को समानता के नियम का पालन करना चाहिए, एक पीढ़ी में समानता, बेसिक चीजें हैं। आवश्यकता वगैरह आप लिख सकते हैं, अलग अलग लेवल पर होती है। संपोषणीय विकास की अवधारणा जो है उसके मूल तत्व में भी लिख सकते हैं। बेसिक चीजें हैं कि विकास के जनसाधारण की सहभागिता हो, मूल्य और आचार में सकारात्मक परिवर्तन हो, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक पॉइंट याद करने वाले हैं कि सतत विकास एक व्यापक अवधारणा है, विकास के विभिन्न आयाम को समेटे हुए। इसके भी 3 आयाम होते हैं सतत विकास के, एक सामाजिक होता है, एक आर्थिक होता है, और एक आपका पर्यावरणीय होता है। तो नाम आप ध्यान रखिएगा, वो काफी है। यहाँ पर यह भी लिखा है कि प्रदूषण और संसाधनों का अवक्रमण शामिल है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, तो ये सभी आपके इसमें आते हैं। और बाकी आपका इस प्रकार से बेसिक चीज़ें हैं, उसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट या कोई ऐसा कुछ कठिन जो है वो शब्द नहीं है। यहाँ पर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, समपोषणी या सतत विकास के लिए जो भूमंडलीय प्रयास हैं वो अलग अलग लेवल पर हो रहे हैं या हो चुके हैं। जैसे सबसे पहले आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन में, फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 क्योटो जापान में, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका में। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट सन भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 कनाडा में, बाली सम्मेलन 2007 इंडोनेशिया में, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 डेनमार्क में, कानकुन सम्मेलन 2010 मेक्सिको में, डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2011 दक्षिण अफ्रीका में, इसी प्रकार रियो +20 सम्मेलन 2012 में। तो ये सभी जो है अलग अलग आप जो देख पा रहे हैं सम्मेलन,
ये सतत विकास के लिए भूमंडलीय जो प्रयास किए गए हैं उनकी आपकी पूरी लिस्ट जो है वो दे रखी है। इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में वर्णित जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत टिकाऊ या सतत या संपोषणीय विकास की बात की गई है। किंकरी देवी बनाम स्टेट ऑफ एचपी वाद में कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनको सामाजिक विकास के प्रयोजन के लिए दोहन किया जाना चाहिए, किंतु दोहन इतनी सावधानी से किया जाना चाहिए कि परिस्थिति की और पर्यावरण गंभीर ढंग से प्रभावित ना हो। नीचे भी लिखा है कि भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 33% भूभाग पर वन होने के राष्ट्रीय मानदंड से काफी जो है वो कम है। बाकी भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय हैं, अब जब यही सब हो जाएंगे, प्रदूषण कम हो, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पर्यावरण विकास, जो बेसिक चीजें हैं वो आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। और वीडियो को समाप्त करने से पहले हम जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न पूछेंगे, पर वो प्रश्न पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये प्रश्न है आपका इस वीडियो का, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, इतना सब कुछ कितना आपने ध्यान से सुना इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया था? 1886, 1986, 1996 या इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन, पहला जो ये प्रश्न है इसका बताइएगा आंसर। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1663, 1660, 1863 या 1963? इसका भी आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। पीडीएफ मैंने जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट की डीएलएड 4th सेमेस्टर की टेलीग्राम चैनल पर भेज दी थी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो फॉन्ट है वो आपके सपोर्ट जो है मोबाइल में किसी किसी में करते हैं, किसी किसी में नहीं करते हैं, और लैपटॉप वगैरह में आप देखेंगे तो आपके फॉन्ट हर जगह, हेडिंग वगैरह आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपको अलग लैंग्वेज में लिखी देखने को मिलती है, तो वो सब जगह नहीं सपोर्ट करता है, वो गिनी चुनी जगह ही सपोर्ट करता है। तो इन दोनों के आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे वीडियो आज का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।